हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर। पोएम है, पोएम नंबर 6। निकालो जल्दी से आप सब बच्चे। फर्स्ट फ्लाइट बुक सामने रखिएगा। ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, प्लीज ओपन दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि आज मैं लाइन बाय लाइन उस बुक में से लेने वाला हूँ। समझ में आया बच्चों? तो दैट्स वाई आप बुक निकाल के बैठिएगा। पोएम का नाम है एमेंडा। एमेंडा, नॉट गोलकोंडा, इट इज एमेंडा, नेम ऑफ द गर्ल। एक स्मॉल लड़की है, उसका नाम है एमेंडा। ये फर्स्ट फ्लाइट में किस पोएम है और राइटर का नाम है रॉबिन क्लेन। कौन है? रॉबिन क्लेन। एक लेडी है रॉबिन क्लेन। चलो देखते हैं रॉबिन क्लेन क्या थी, कौन थी, कहाँ की थी। सबसे पहले मैं आपको रिगार्डिंग द टाइटल बताता। टाइटल तो 2 मिनट में आपको अंडरस्टैंड मैंने कर लिया। एमेंडा, इट इज द नेम ऑफ द गर्ल, एक लड़की का वो नाम है। ओके, फुल एंड फाइनल। और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है। अब देखते हैं अपन रिगार्डिंग द पोएट। पोएटिस है यहाँ पे, क्या नाम है? रॉबिन क्लेन। चलो देखते हैं ये कौन है, कहाँ है। रॉबिन मैकमोक्लेन, ये उसका नाम है। इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। कहाँ से बिलोंग्स टू है वो? ऑस्ट्रेलिया। एंड द बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, और उसने बहुत बुक्स लिखे फ्रेंड। किसके लिए? फॉर द चिल्ड्रेन। शी वॉज बोर्न ऑन 28 फरवरी 1936 इन न्यू साउथ वेल्स। बराबर। नाउ शी रिसाइड्स नियर टू द मेलबोर्न। कहाँ पे रहती है वो? मेलबोर्न के बिसाइड रहती है। ओके। शी हैड her first short story published at the age of 16। उसके लाइफ के पहली शॉर्ट स्टोरी उसने लिखी है और पब्लिश भी की है एट द एज ऑफ 16। देखो फ्रेंड, कितने कम उम्र में। और हम तो एट द एज ऑफ 16 कुछ भी नहीं करते। बराबर। यानी आज के जो 10th के जो बच्चे हैं, ये एट द एज ऑफ 16 है। मुझे बताओ, किसी लड़के ने एक आधी पोएम लिखी है क्या? अरे दूसरों की लिखी हुई कभी स्टडी नहीं करते आता हमको, तो खुद की कब लिखेंगे? समझ में आया फ्रेंड? तो ये फर्क है। उसने पब्लिश की थी फ्रेंड। देन हेलवे अक्रॉस द गैलेक्सी, ये उसकी फर्स्ट बुक है जो बहुत फेमस हुई थी। दूसरी बुक है टर्न लेफ्ट। तीसरी बुक है बॉस ऑफ द पुल। आर सम ऑफ हर फेमस राइटिंग। ये उसके कुछ फेमस राइटिंग्स हैं। चलो देखते फ्रेंड इस पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद में अपन जाते हैं फ्रेंड सेंट्रल आइडिया, मतलब शॉर्टली ये पोएम में क्या क्या बताया गया है। पहले टाइटल देखा, उसके बाद में पोएटिस के बारे में देखा। अभी देखते हैं सेंट्रल आइडिया। द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट द चाइल्ड वांट्स टू पोजेस इज हर और हर फ्रीडम। बराबर है फ्रेंड। हर एक बच्चा को आज क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। बराबर है। ऐसा एक भी नहीं होगा कि सर मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बंदिश तो चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। हर एक को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। तो फ्रेंड ऐसी ही एक लड़की है यहाँ पे जिसको फ्रीडम चाहिए। एंड द थिंग दैट ही और शी नेवर लाइक्स टू बी कॉन्स्टेंट नैगिंग अनवांटेड इंस्ट्रक्शन। बराबर है। आजकल के बहुत पेरेंट्स बच्चों के पीछे बहुत नैगिंग करते रहते हैं। नैगिंग मतलब ये कर, वो कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो ये बोधरेशन, ये बाउंडेशन बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को अनवांटेड इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है बच्चों को अनवांटेड इंस्ट्रक्शन डे एंड नाइट देते रहते हैं। इतने इंस्ट्रक्शन एक्चुअली किसी ने नहीं देना चाहिए बच्चों को। बराबर ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। हाँ, नाउ बच्चों देखो, पेरेंट्स ने बच्चों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, नैगिंग नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चों को ओवर टेंस नहीं देना चाहिए, है ना। बार बार ये कर, वो कर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, अनवांटेड इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात, इवन ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स में बहुत बार देखता हूँ ओवर प्रोटेक्शन करते बच्चों का। ओवर प्रोटेक्शन मतलब बेटा 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 बाहर नहीं जाना, और धूप है आज, ठंड है आज, बहुत रेनफॉल है। अरे नहीं, जितना जाएगा उतना उसको अच्छा बनेगा, वो यानी स्ट्रांग बनेगा। उसकी केयरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठंडी है तो ठंडी है तो रहेंगी ना। तो ही शुड हैव लर्न टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हाउ टू सेव फ्रॉम द कोल्ड। कोल्ड से उसको कैसे बचना है, उसकी इम्यून सिस्टम उतनी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बराबर। ऐसा इतना भी ज़्यादा बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ पेरेंट ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन करते हैं और उसकी वजह से बच्चे
यानी इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। तो इस प्रकार से एमेंडा इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। एमेंडा की एक स्टोरी है एक लड़की की, हु इज कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स, जिसको भी उसके पेरेंट्स बहुत क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली ओवर इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। एवरी चाइल्ड वांट टू एंजॉय द ड्रीमी एंड रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ हर चाइल्डहुड। एक्चुअली हर एक बच्चे को क्या चाहिए, एक रोमांटिक वर्ल्ड में वो बच्चा जीता है, रोमांटिक दुनिया में वो बच्चा जीता है, ऐसा उसको चाहिए। शी डज नॉट वांट टू कट हिज रोमांटिक एंड फैसिनेशन वर्ल्ड फ्रॉम हिज हार्ट। यानी उसको ऐसा लगता है कि मेरा फ्रीडम किसी ने नहीं लेना चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव माई फ्रीडम, मुझे मेरा फ्रीडम क्या करना है, जीना है। शी डजेंट वॉन्ट टू बी डिसाइडेड अ चॉकलेट, डिनाइड अ चॉकलेट एंड वॉन्ट्स टू सिट एंड बिहेव एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट। मतलब उसकी मम्मा उसको बोलती है कि ये मत कर, वो मत कर, ये मत खा, वो मत खा। एक्चुअली उसे चॉकलेट खाना चाहती है, लेकिन वो भी खाने को परमिशन उसकी मम्मा उसको देती नहीं है। ये सारी बातें क्या दिखाती है फ्रेंड, तो उससे ये सारी बातें एक बात दिखाती है कि पेरेंट्स ज़रा ज़्यादा ही अपने बच्चों के करियर के तरफ या उनके हेल्थ के रिगार्डिंग या उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग ज़्यादा ही कुछ टेंस लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड इतना कुछ भी टेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, क्योंकि हर एक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है। उसके जैसा कोई नहीं होता है। ऐसा मत बोल, उसके जैसा बोल। क्यों उसके जैसा बोल? वो यूनिक है, उसका बिहेवियर अलग है, उसका नेचर अलग है, उसका अपीयरेंस अलग है, उसका स्पीकिंग स्किल अलग है, स्टाइल अलग है, इसकी अलग है। क्यों उसे उसके जैसा बनाना चाहते हो? एक्चुअली फ्रेंड हम कितना भी ट्राई करें तो किसी के जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक आदमी एक यूनिक है, एक खुद एक ऐसा एक बनता है। तो यही यहाँ पे दिया है, तो किसी के बनने जैसा मत करो। शी वॉन्ट्स टू रिमेन अ चाइल्ड फॉर जस्ट अ लिटिल बिट फॉर अ लॉन्गर। एक्चुअली वहाँ की जो लड़की है उसे लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ, ऐसा ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेंट्रल आइडिया फ्रीडम बच्चों को चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में फ्रेंड अपन ले रहे हैं स्टाइल कैसी है इस पोएम की। चलो स्टाइल कैसी है, पोएम जरा सामने रखो जरा सब बच्चे, देखो एक पैराग्राफ छोड़ के, एक पैराग्राफ 4 लाइन्स का है तो सेकंड पैराग्राफ 3 लाइन्स का है, और थर्ड पैराग्राफ 4 लाइन्स का है तो फोर्थ पैराग्राफ 3 लाइन्स का है। मतलब जो ऑड और इवन नंबर्स है बराबर, जो इवन नंबर्स है वहाँ पे 4 लाइन्स है, जो ऑड नंबर्स है सॉरी जो इवन नंबर्स है वहाँ पे 4 लाइन्स है, और जो इवन नंबर्स है वहाँ पे 4 लाइन्स है, और ऑड नंबर है वहाँ पे 3 लाइन है बराबर। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड वहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन। इन एमेंडा ईच ऑफ द स्टांजा स्पोकन बाय हर मदर्स फॉलो एंड राइमिंग स्कीम। यानी हर स्टांजा में, एक स्टांजा में मम्मी बोली है, दूसरे स्टांजा में उस लड़की के इमेजिनेशन है, मतलब लड़की बोली है बराबर। मतलब हर एक स्टांजा, जो मम्मी बोली है वो 4 लाइन का है, और जो लड़की ने इमेजिनेशन किया है वो 3 लाइन का है, ये ध्यान में रखना है। और राइमिंग स्कीम है मम्मी के स्टांजा की A राइमिंग स्कीम है यहाँ पे। A ऐसे राइमिंग स्कीम है। चलो देखते हैं आगे क्या है। देन यूज ऑन द अदर हैंड द स्टांजा स्पोकन बाय द एमेंडा कंसिस्ट ऑफ 3 राइमिंग लाइन्स ईच। और जो सी, मी, ब्लिसफुली अलग अलग है, एमेंडा वगैरह वगैरह, स्ट्रीट, फीट, स्वीट। जो देखो जो ममा की है, देखो पहला स्टांजा, थर्ड, 5th और 7, ये जो स्टांजा है ये ममा के हैं, मदर। और 2nd, 4th, 6th, 8th ऐसे जो स्टांजा हो गए, एक इसके है एमेंडा के हैं। इसकी राइमिंग है A, इसकी राइमिंग स्कीम है A बराबर है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस पोएम की यहाँ पे स्टाइल है। Herself first of the mermaid and then of the orphan and finally became the Rapunzel। चलो देखते हैं फ्रेंड एक लाइन बाय लाइन। चलो बुक्स बच्चों, सभी बच्चों ने सबसे पहले ये बुक्स निकालना है, जिस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। निकाला सब बच्चों ने? चलो एक स्टांजा हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और उसके ऊपर जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी हम लेंगे। ये जो पोएम है ये मेटाफोरिकल पोएम है, ध्यान में रखना है। कौन सी प्रकार की पोएम है? मेटाफोरिकल। चलो देखते फ्रेंड,
टुक आउट द पेज नंबर, चलो जल्दी से पेज नंबर निकालो आप 61। कौन सा पेज नंबर निकालो? 61। चलो देखते हैं। एवरी चाइल्ड feels that she or her control and instructed not to do the one thing or another thing। बराबर, हर एक को लगता है कि मुझे किसी ने क्या नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। देखो टीचर ने भी किसी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया ना ज़्यादा स्कूल में, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, क्या है रज 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 रज, साला यही बात बताते रहता है। बराबर, ऐसा होता है। You too may feel that your freedom is curtain, और बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा फ्रीडम फिर काय में आ गया, कर्टेन में आ गया, प्रॉब्लम में आ गया। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, आपको क्या क्या अच्छा लगता है या आप लिख लो आप भी अपने मन की कहानियाँ, यानी आपके पेरेंट्स आपके को इस प्रकार से फोर्स करते हो, आप क्या ज़िंदगी जीना चाहते हो, ऑब्वियसली फ़र्क होगा। ओके, सो नाउ मैं पोएम अभी पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। अभी देखो पहला जो पैराग्राफ मैंने बोला आपको, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, ये ममा बोल रही है, और जो इवन नंबर है यहाँ पे, ऑड नंबर पे ममा बोल रही है, इवन नंबर पे कौन बोल रही है? अमेंडा। चलो देखते हैं। पहले ममा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। बहुत बच्चों को एक थोड़ी सी हैबिट रहती है ऐसे नेल्स खाने की, तो यहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। ऐसे नाखून क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं है ऐसे दांतों से। हल, बाइट मतलब राइट डाउन। टू कट समथिंग विथ टीथ, जल्दी से आप अपने पेंसिल ले लो, बुक सामने रखो, जो जो डिफिकल्ट वर्ड मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ उसके नीचे अंडरलाइन करो, उसका ऊपर मीनिंग लिख लो ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कृपया नेल्स क्या मत कर, काटे मत, खाए मत। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, हंच मतलब ऐसे लोअर डाउन। अभी कुछ गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं उनको आदत होती है ऐसे चलना, ऐसे ऐसा खड़े रहना ना स्ट्रेट, बराबर। शोल्डर क्या करना चाहिए, ऐसे हंच करना चाहिए, हंच नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे लो नहीं, झुकाना नहीं चाहिए। ऐसे शोल्डर क्यों झुकाती हो, मस्त स्ट्रेट खड़े रहे। उसकी मम्मा कहते हैं स्टॉप दैट स्लॉन्चिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, जरा ऐसा स्लॉन्चिंग करना बंद कर डाल। मतलब कभी भी हम बैठे ना फ्रेंड, देखो तो बेंच पे भी मैं बहुत बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो कैसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बैठना, स्ट्रेट खड़े रहना। खड़े भी रहना ना तो ऐसे कर रहना, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे खड़े रहते हुए देखा है। बराबर, इस प्रकार से नहीं फ्रेंड, हमने कैसे रहना चाहिए, स्ट्रेट। तो इस प्रकार से बोलते हैं स्लॉन्चिंग मत कर, सीट अप स्ट्रेट, बैठना भी है नीचे तो कैसे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। चेयर में बैठना है तो स्ट्रेट बैठना है, सोफा पे बैठना है तो स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट कहीं भी बैठो। बहुत बच्चों को एक आदत रहती है सोफा पे ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कॉट पे बैठेंगे तो ऐसे, यानी लेटे रहेंगे, यानी दीवार को लेटेंगे तो ऐसे, मतलब स्ट्रेट नहीं बैठेंगे। तो ऐसा उसकी मम्मा ने बोला, क्या क्या बोला है, नेल्स बाइट मत कर, शोल्डर झुका मत, और बैठना भी है या खड़े भी रहना है तो कैसे रहना, स्ट्रेट, ऐसा बोला अमेंडा। अब क्या है, अब अमेंडा, देयर इज अ लैंग्यूड, सॉरी पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया, क्या पैराग्राफ में क्या क्या बताया है, नेल्स खाना नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चलो देखते हैं। तो क्या है, हु इज द स्पीकर इन दिस लाइन, ऑब्वियसली द मदर। व्हाट इज अमेंडाज डूइंग विथ हर नेल्स, शी इज बाइटिंग हर नेट्स एंड कट द नेल्स विद द टीथ। हाउ इज अमेंडाज कीपिंग हर शोल्डर, तो कैसे कर रही है, हंच। हाउ इज शुड अमेंडा सीट, अमेंडा ने कैसे बैठना चाहिए, सीट अप द स्ट्रेट, कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। समझ में आ गया फ्रेंड, अपराइट एंड स्ट्रेट। चलो सेकंड वाला देखते हैं। देयर इज अ लैंग्विड एंड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मेरमेड एंड ड्रिफ्टिंग एंड पीसफुली। चलो देखते हैं उसके कुछ वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड है। चलो लैंग्विड का मतलब लिखो, मतलब काम, शांत रहना। मतलब उस लड़की को ऐसे लगता है द अमेंडा इज लॉस्ट हर इन इमेजिनेशन। देखो उसके ममा उसको कुछ तो भी बोल रही है, लेकिन लड़की का ध्यान ममा की तरफ नहीं है, उसके तो निग्लेक्ट कर रही है। एंड डजंट बोदर विथ व्हाट द मदर इज इंस्ट्रक्टिंग टू हर, वो ध्यान नहीं दे रही है ममा क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है। शी इमेजिन हर सेल्फ एट अ स्मॉल आइलैंड, वो खुद को कहाँ पे एक करती है, खुद को एक एमराल्ड सी, राइट डाउन, एमराल्ड सी मतलब एक ब्राइट ग्रीन, और सी मतलब एक हरा हरा समुंदर, उस समुंदर में एक आइलैंड है और उस आइलैंड पे वो बैठी है, ऐसा उसको लगता है। समझ में आया, कहाँ पे बैठी है वो, कामली बैठी है समुंदर में, ऐसा उसको लग रहा है।
सी इमेजिन हरसेल्फ द स्मॉल आइलैंड वेयर सी इज काम, जहां पे वो समुंदर कैसा एकदम काम है। वेयर द सोल, सोल मतलब ओनली वन, इनहैबिटेंट मतलब ड्वेलर, रहने वाला, रहवासी, इज मी, और मैं उस समुंदर एकदम काम है, काम समुंदर में एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे मैं अकेली वहां पे हूं। नो वन इज देयर टू डिस्टर्ब मी, यानी वहां पे कोई नहीं है किसको डिस्टर्ब करने के लिए, एमेंडा को डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, शी इमेजिन दैट शी इज ओनली इनहैबिटेंट ऑन दैट आइलैंड, यानी उसको ऐसा लगता है कि मैं वहां की इनहैबिटेंट हूं। व्हाट इज माय इनहैबिटेंट, मैंने बोला ड्वेलर, रहवासी, निवासी, और सिर्फ मैं वहां की निवासी हूं। अ मरमेड, राइट डाउन मरमेड का मतलब अ गर्ल हैविंग अ टेल ऑफ फिश, मतलब वो इमेजिनेशन करती है कि मैं एक मरमेड हूं। मरमेड मतलब मैं एक लड़की हूं, लेकिन मैं लड़की नहीं हूं, मेरा जो पैर नहीं है नीचे के क्या है, एक फिश की टेल है, मतलब जल परी बोलते अपन उसको। तुमने देखा होगा फ्रेंड, ऑब्जर्व किया होगा तुम, यदि शेगांव को वगैरह गए होंगे तो वहां पे ऐसा वो मरमेड का पिक्चर है, वहां पे स्टैचू बनाया है, वहां पे जो तालाब है बीच में, बराबर, तो वहां पे आपको दिखाई देगा फ्रेंड ये मरमेड, मरमेड का स्टैचू। तो इस प्रकार से एक जलपरी मैं वहां की हूं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं मस्त ड्रिफ्टिंग कर रही हूं ब्लिसफुली, मतलब ड्रिफ्टिंग मतलब राइट डाउन मूविंग स्लोली, मैं मस्त की ब्लिसफुली मतलब राइट डाउन हैप्पीली, मैं उस पानी के ऊपर मस्त तैर रही हूं इधर से उधर। वाह सो नाइस, विल टेक एंजॉयमेंट, मस्त क्या कर रही है, समुंदर के पानी का ट्रेमेंडस क्या कर रही है, एंजॉयमेंट कर रही है, मस्त एंजॉय कर रही है, फुल एंजॉय कर रही है। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड स्टैंडर्ड। चलो अभी उसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पूछता हूं। वेयर डज एमेंडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी, एमेंडा खुद कहां पे ऐसा उसको लगता है, तो इन द लोनली आइलैंड सराउंडेड बाय द सी, यानी एक लोनली आइलैंड पे जहां पे पूरा क्या है, सराउंडेड बाय द सी है। सेकंड, व्हाट इज द सी कंपेयर्ड विथ, द सी इज कंपेयर्ड विथ द ग्रीनिश लाइक अ एमराल्ड, उसकी कंपैरिजन किससे की है, एमराल्ड से की है। एमराल्ड का मतलब समझता है फ्रेंड अब, मतलब एक हरा भरा समुंदर, ऐसा मतलब जैसा हरा भरा जंगल रहता है वैसे एक नीला नीला समुंदर, मतलब जहाँ का पानी का प्रतिबिंब गिरता है, दैट्स व्हाई उसको हरा भरा उसने कहा है, मतलब जहाँ पे फुल ऑफ फिश वगैरह है ऐसा पानी। व्हाट डज शी वांट टू डू एट द आइलैंड, उस आइलैंड पे वो क्या करना चाहती है, शी वांट टू फ्रीली वंडर्ड देयर विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी वन पर्सन डिस्टर्ब टू हर, मतलब वहां पे वो ब्लिसफुली एमराल्ड जैसी, मरमेड जैसी ऑन द आइलैंड, आइलैंड के ऊपर वो परी, जलपरी, नीलपरी की तैसी घूमना चाहती है। व्हाट इज अ मेरमेड, मेरमेड का मतलब बता दीजिए आप, मैंने बता दिया आपको फ्रेंड, मेरमेड मीन्स अ गर्ल हैविंग अ टेल ऑफ फिश, मतलब यहाँ तक का जो शरीर है ऊपर का वो एक गर्ल का, और नीचे का जो शरीर है वो एक जलपरी की पूंछ, बराबर, ऐसा ऐसा उसको फील करती है। मतलब उसने ध्यान दिया मम्मी की तरफ, नहीं दिया। अभी थर्ड पैराग्राफ किसका है, थर्ड पैराग्राफ मैंने बोला आपको मम्मा का है। डू यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू बी क्लीन योर शूज एमेंडा। 3 इंस्ट्रक्शन दे दिए। पहले तूने तेरा होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया तो बैठ कंप्लीट कर। सेकंड, तूने तेरी रूम टाइडी रखी कि नहीं, मतलब क्लीन किया कि नहीं किया होगा तो क्लीन कर। और तेरे जो शूज़ है वो क्लीन किए कि नहीं किया है तो कर। 3 काम बोल दिया, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ क्या नहीं देती है, देखती है, ध्यान नहीं देती। अभी ये जो क्वेश्चंस है ये थर्ड पैराग्राफ समझ में आया, थर्ड स्टैंजा। चलो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है फ्रेंड, आपको 4 लाइनें दिए जाएंगी और उसके नीचे दिया जाएगा एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। चलो देखते हैं उसके ऊपर के क्वेश्चंस। हु इज द स्पीकर हियर, ऑब्वियसली मदर, बराबर। व्हाट डज शी आस्क टू हर अबाउट द होमवर्क, होमवर्क के बारे में क्या कहती है उसको, टू फिनिश हर होमवर्क। व्हाट डज शी से अबाउट दैट रूम, रूम के बारे में क्या करिए, टू टाइडी द रूम, मतलब क्लीन द रूम, रूम को क्या कर, क्लीन, नीट एंड क्लीन कर। What does she ask about her shoes?
टू क्लीन द शूज़, शूज़ के बारे में क्या कहती है, वो भी क्या कर, क्लीन कर। ओके, अब वो लड़की, आई एम एन ऑर्फन, मुझे तो ये लगता है कि यार मैं अनाथ होनी चाहिए। यानी इतनी बोर हो गई उसकी मम्मी की इंस्ट्रक्शन को या बड़ों की इंस्ट्रक्शन को, तो उसको कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं क्या होनी चाहिए थी मैं एक ऑर्फन गर्ल ऐसी होनी चाहिए थी, ताकि मुझे कोई ना बोल सके कि तू ये करना तू वो कर। क्योंकि ऑर्फन मतलब समझता है, द गर्ल और द बॉय हु हैज़ नो पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स क्या हो, मर गए हो, उसको बोलते अनाथ। मैं एक अनाथ बच्चा होना चाहिए थी ताकि मुझे कोई क्या ना कर सके, इंस्ट्रक्ट ना कर सके। ओके, आगे रोमिंग द स्ट्रीट, फिर मैं क्या करती थी, यदि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं होते तो मस्त है कि इधर उधर जिधर मेरा मन चाहे उधर मैं रोड के ऊपर क्या करती थी, रोमिंग करती थी। आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुस्ट, पैटर्न मतलब राइट डाउन डिजाइन, द सॉफ्ट डस्ट विद द हुस्ट, हुस्ट मतलब राइट डाउन शांत, एंड बेयर फिट, मैं मस्त है कि इधर उधर शांति से मस्त बेयर फिट क्या करती थी, घूमती थी। अभी उसको बेयर फिट घूमना है, बराबर। देखो अभी पेरेंट्स है उसको शूज़ पहना रहे हैं, सॉक्स पहना रहे हैं, उसकी बहुत केयरिंग कर रहे हैं। धूप रही तो सॉक्स शूज़ पहनाते हैं, ठंडी रही तो स्वेटर वगैरह पहनाते हैं, टोपी वगैरह पहनाते हैं, हैंड ग्लोव्स लगाते हैं, यार बहुत क्या कर रहे हैं, केयरिंग। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं मस्त बेयर फिट, मुझे जैसा लगे वैसा मैं घूमूँ। बेयर फिट समझता ना आपको, नंगे पाओ। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, मुझे साइलेंस बहुत अच्छा लगता है और मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है, स्वीट है वो। यानी वो लड़की किसकी नहीं सुन रही है, अपने पापा की नहीं सुन रही है। समझ में आया? ये था पैराग्राफ नंबर 4। चलो देखते हैं क्या है। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के स्पीकर कौन है? तो ऑब्वियसली द गर्ल एमंडा, बराबर। व्हाट डज शी इमेजिन हरसेल्फ? शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन। What does she want to do? She want to roam around the streets freely, बराबर, without any botheration। मैं freely क्या करना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। How are the silence and freedom valued here? She realized that the silence is golden and freedom is the greatest virtue in the world, बराबर। उसको ऐसा लगता है कि साइलेंस एक गोल्डन की तरह है और फ्रीडम तो एक ग्रेटेस्ट स्वीटेस्ट की तरह है। ओके, चलो देखते हैं। फिर उसकी माँ और आ जाती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमंडा, एमंडा ये मत खा, एमंडा वो मत खा, चॉकलेट खाना नहीं बेटा, दांत क्या होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। आपको भी ये सुनाई हो देता होगा यार, आपको भी शायद ऐसी जब ये कह रही है माँ एमंडा की, और एमंडा को जो जो चाहिए ऐसा करना होता है, शायद आपके बारे में भी ऐसा हुआ हो, बट आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया हो। लेकिन यहाँ पे रॉबिन क्लेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एमंडा मतलब दूसरी कोई लड़की नहीं है, खुद रॉबिन क्लेन है, वही स्टोरी को क्या कर रही है, नरेट कर रही है। मेरी मम्मी मुझे ऐसा कहती थी और मेरा इमेजिनेशन ऐसा था। यानी वो खुद फ्रीडम चाहती है, वो बाउंडेशन नहीं चाहती है, बराबर। लेकिन फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं, जब पेरेंट्स होते हैं और हमको ये मत कर वो मत कर ऐसे कहते हैं, तब हमें लगता है कि हम ऑर्फन होने चाहिए। जैसे एक लड़की ने कहा कि मुझे ऑर्फन होना उससे बेटर लगेगा, क्योंकि ऑर्फन यदि मैं रही तो मुझे कोई बोलेगा नहीं, मुझे कोई इंस्ट्रक्ट देने को नहीं रहेगा, फिर मैं जैसा मन में चाहूँ ऐसा करूँगी। लेकिन जब आदमी ऑर्फन होता है एट दैट टाइम वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर पेरेंट्स। तब हमें हमारे पेरेंट्स का क्या आता है, इंपॉर्टेंस आता है कि नहीं यार मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, कोई तो भी अपना होना चाहिए, कोई तो भी केयरिंग होना चाहिए, कोई तो भी हमें किसके साथ तो भी शेयरिंग करे। ऑर्फन के साथ कोई केयरिंग और शेयरिंग नहीं होता है फ्रेंड। एवरीवन हेट्स टू इट, हर एक उसका क्या करता है, हेट करता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, तो यही मुझे कहना है फ्रेंड। तो ये फ़र्क है ये वहाँ पे, बराबर। आगे क्या है, तो फ्रेंड उसकी मम्मी उसको बोलती डोंट ईट दैट चॉकलेट एमंडा, रिमेंबर यू आर एक्ने एन एमंडा। व्हाट इज मीन बाय एक्ने? राइट डाउन पिंपल्स। यानी तू यदि चॉकलेट खाएंगी तो तेरे मुंह पे क्या हो जाएंगे, मुहासे हो जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे। देखो चॉकलेट खाने से क्या आते हैं, एक्न आते हैं, मतलब पिंपल्स आते हैं, मतलब मुहासे, वो वाइट कलर के ऐसे दबाते बच्चे बहुत बड़े बड़े। तो विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमंडा, मेरे तरफ देख, मैं तेरे से बात कर रही हूँ, नीचे क्या देख रही हैं। ऐसे उसकी मम्मी उसको चिल्ला रही है जोर जोर से। ऑब्वियसली उसकी जान पर तो आई होगी, बराबर। समझ में आया फ्रेंड? तो चलो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं।
Who is the speaker in this line? Obviously mother. What is she asked to do? To not to eat the chocolates. ये वो कह रही है. Why is eating chocolate harmful to her? तो she should not eat the chocolate because she has a pimples on her face. Okay. Where should she look when someone is talking to her? When someone is talking to her, she should sit or concentrate towards it, towards her. तो जब भी कोई उससे बात कर रहा है तो उस बात करने वाले की तरफ उसका क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन होना चाहिए. ओके, चलो नेक्स्ट. अभी पेज पलटाओ फ्रेंड आप. ओके, अब वो लड़की क्या कहती है देखो. आई एम रेफुंजेल. मैं कौन होनी चाहिए थी? रेफुंजेल होनी चाहिए थी. अभी व्हाट इज मीन बाय रेफुंजेल? सुना है आप लोगों ने ये नाम? यस, 100% सुना होगा. रेफुंजेल. रेफुंजेल मतलब राइट डाउन, लिख लो वहाँ पे. एक परी, अ ब्यूटीफुल फेरी, दैट इज कॉल्ड द रेफुंजेल. आई एम रेफुंजेल. आई हैव नॉट अ केयर्ड. लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर. It will certainly near and let down my bright hair. I am a Rapunzel. I have not care. मैं ऐसे रहने वाली कि मुझे कोई केयर नहीं. Life is a tower. Write down tower मतलब write down a minaret. मीनार, बहुत बड़ी मीनार, जैसे सिटियों में होते हैं बड़े बड़े टावर, इसके ऊपर क्लॉक वगैरह टंगे होते हैं. It's a tranquil and rare. मुझे ऐसी ज़िंदगी पसंद है कि मैं एक ब्यूटीफुल परी हूँ और मुझे कोई केयर ना कर रहा है. मैं एकदम मस्त टावर पे जाके क्या हुई हूँ, बैठी हूँ. आई विल सर्टन नेवर लेट इट डाउन माई ब्राइट हेयर. और मस्त मेरे ब्राइट हेयर ऐसे उड़ रहे हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी फेल हो जाए, मेरे हेयर्स कभी गिरे, ऐसा मुझे नहीं लगता है. मैं फॉर एवर यंग रहना चाहती हूँ, ऐसा उसका कहना है. मतलब देखो फ्रेंड, अगेन एमेंडा इंस्टेड ऑफ गिविंग रिप्लाई दैट क्वेश्चंस, मम्मी ने बोला चॉकलेट मत खा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, लेकिन फिर भी एमेंडा उसके तरफ क्या नहीं कर रही है? ध्यान नहीं दे रही. उसके इमेजिनेशन में वो क्या है? खोई है. शी आस्क्ड बाय हर मदर एंड लॉसेस हरसेल्फ इन हर इमेजिनरी द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. उसका ड्रीम्स में, वर्ल्ड के इमेजिनरी वर्ल्ड में वो क्या कर रही है? वंडरिंग कर रही है. शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी अ रैपुंजेल. वो खुद की तुलना, कंपैरिजन किसके साथ कर रही है? अभी रैपुंजेल होना चाहिए बोले मैं. लाइक हर, जैसी वो रैपुंजेल परी थी वैसी. शी डजंट केयर फॉर एनीबडी. जैसे उस रैपुंजेल परी को किसकी क्या नहीं पड़ी थी, कोई केयर नहीं थी, वैसी मुझे भी किसकी नहीं क्या नहीं होनी चाहिए? केयर नहीं. शी लिव्स क्वाइटली अलोन इन द टावर लाइक अ रैपुंजेल. जैसी रैपुंजेल टावर पे बैठी थी वैसे मैं भी कहाँ पे बैठना चाहती हूँ? एक टावर पे ऊपर. शी प्लीडेड दैट शी विल नेवर लेट हर ब्राइट हेयर डाउन. और आज वो एक विनंती करती भगवान को कि मेरे कभी ये जो ब्राइट हेयर्स है कभी क्या ना हो जाए, फेल ना हो जाए, कभी गिरे ना. ओके, लास्ट वाला पैराग्राफ देखो फ्रेंड, 7 नंबर का. कौन से नंबर का? 7, लास्ट वाला पैराग्राफ. मम्मा बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. एमेंडा, मुझे ज़्यादा सल्किंग मत कर. सल्किंग मत कर मतलब मुझे ज़्यादा टेंस मत दे. हाँ बराबर, ज़्यादा सल्किंग मत कर. सल्किंग मतलब फीलिंग अनहैप्पी. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा. तो जल्दी से सैडनेस मुझे मत दे. यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा. तो ज़्यादा क्या रहती है? मूडी रहती है. तेरा मूड रहा तो ध्यान देती, नहीं रहा तो नहीं देती है. एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू. मूडी मतलब राइट डाउन ग्लूमी. ग्लूमी मतलब राइट डाउन सैडनेस. मुझे तू हमेशा कैसी दिखती है? सैडनेस दिखती है. ऐसी मत दिखा कर. जरा थोड़ा सा मुँह पे क्या लाती जा? हैप्पीनेस लाती जा, ताकि दूसरों को ऐसा न लगे कि मैं तुझे ज़्यादा डांटती हूँ या नैगिंग करती हूँ. बराबर. जो डर मम्मी को है वो हमेशा उसकी लड़की को क्या करती? ज़्यादा ही नैगिंग करती, ज़्यादा ही इंस्ट्रक्शन करती. तो उसको वही डर है कि इस लड़की को बात पता ना चल जाए. तो मूडी है बोले एमेंडा, जरा दुखी मत रहते जा, थोड़ा सा क्या रहते जा, हंसती जा, मुस्कुराते जा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड टू यू. नहीं तो बाकी का औरतें ऐसा सोचेंगी कि मैं तुझे क्या कर रही हूँ? नैगड़ कर रही हूँ. नैगड़ कर रही हूँ मतलब मैं तुझे टीज कर रही हूँ. एमेंडा ऐसा. बराबर. तो ये समझ में आया क्यों लास्ट लाइन में उसने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं. लास्ट पैराग्राफ में मदर ने बराबर क्या इंस्ट्रक्शन दिए है? जरा हंसती जा, जरा
सैडनेस मत रहती जा, अपने 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 ख्यालों में मत रहती जा, थोड़ा सा हंसती रही तो ज़्यादा लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तेरी केयरिंग करती हूँ, लव करती हूँ। और यदि नहीं तो हंसी तो मुझे ऐसा लगे, लोग मुझे बोलेंगे कि तू ज़्यादा बच्चों को क्या करती होंगी, बोधरेशन में डालती होंगी, दैट्स वाई वो सैड है, मतलब मेरा नाम मत खराब कर, ऐसा उसका कहना है। ओके चलो देखते हैं उसका पैराग्राफ है। व्हाट डज शी आस्क्ड एमंडा टू स्टॉप एट वंस, क्या करने को रुकाती हो? स्टॉप बीइंग सल्की एंड अनहैप्पी, मतलब सल्की और अनहैप्पी न रहने की इंस्ट्रक्शन देती है। व्हाई डज शी कॉल एमंडा मूडी, मूडी क्यों कहा है उसको? एमंडा इज द गर्ल शिफ्टिंग द मूड, अनस्टेबल माइंड, उसका माइंड जो है वो अनस्टेबल है, शिफ्टिंग होते रहता, सैड होती रहती हो। हु इज द स्पीकर इन दिस लाइन? ऑब्वियसली मदर। व्हाट वुड अदर से अबाउट एमंडाज मदर? द अदर विल बी थिंक दैट इफ यू आर मूडी और you are remain a gloomy or sadness, the other will think that the mother of Amanda nagged her daughter or teased her daughter too much, बराबर, nagging her continuously, मुझे ऐसा लोग बोलेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ये पोएम जो है ये हमारी ख़त्म होती है। समझ में आया? कुछ वर्ड देखो फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन है नीचे देखो ज़रा, वो सारे क्वेश्चन हम 2-2 मिनट में हम उसको निपटा लेते। पहला वाला क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक एमंडा इज? एमंडा कैसी लड़की है? तो 13 ईयर्स की लड़की है, एक स्कूल गर्ल है, ध्यान में रखा पहला वाला क्वेश्चन। हाउ डू यू नो दिस, ये आपको कैसे समझ में आया कि वो 13 ईयर्स लड़की है? तो बिकॉज शी इज आस्क्ड फॉर होमवर्क, वो उसकी मम्मा उसको क्या करने को बोलती है? होमवर्क। इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट शी हैज एक् ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर एक्न आएंगे, मतलब मुहासे आएंगे, तो ये 13 to 16 उम्र के बच्चों को आते हैं, एंड दैट्स वाई मुझे समझता है कि वो 13 to 16 ईयर्स की होंगी। ओके सेकंड वाला क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज द स्पीकिंग टू हर? बराबर, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, इसके साथ कौन बातें कर रही है? तो उसकी ऑब्वियसली मम्मी बात कर रही है, तो पोएटिस इज द स्पीकिंग, यहाँ पे जो बात कर रही है तो पोएटिस के साथ बात कर रही है उसकी मम्मा। ओके, Why are the stanza 2nd, 4th and 6th given in the parenthesis? तो फ्रेंड सेकंड स्टांजा, 4th स्टांजा और 6th स्टांजा ये ज़्यादा से ज़्यादा किसको दिया है? तो ये ऑब्वियसली एमेंडा को दिया है, एमेंडा की इमेजिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन द स्टांजा 2, 4 and 6? 2 में कौन है? 2 में बोलने वाली एक मेरमेड है, मतलब खुद एमेंडा का कैरेक्टर है वो। 4th में क्या है? वो ऑर्फन, और 6 में क्या है? वो रेपेंजिल है। ओके, ये ध्यान में रखना है। और डू यू थिंक दिस स्पीकर इज द लिसनिंग टू द स्पीकर्स इन द स्टांजा नंबर 1, 3 and 5 and 7? तुम्हें ऐसा लगता है क्या ये जो मम्मी के स्टांजे है उसमें मम्मी की बात इसने सुनी है? तो नहीं सुनी है, नॉट लिसनिंग, क्या नहीं किया है? लिसनिंग नहीं किया है। ओके, What could Amanda do if she wear the membrane? मतलब जब वो मेमरेड बनेंगी तब वो क्या क्या करेंगी? तो ऑब्वियसली वो एंजॉय करेंगी, मतलब जल परी जैसा, मतलब आइलैंड पे जाएंगी, वहाँ पे मस्त की फ्रीली घूमेगी, नो वन डिस्टर्ब हर, शी वुड बी वॉक लोनलीनेस, मस्त वो एंजॉय करेगी ऐसा। ओके, इज एमंडा एन ऑर्फन? एमंडा ऑर्फन है क्या? तो नो, वो ऑर्फन नहीं है। वाई डज शी से सो? उसको ऑर्फन क्यों बोल रही है? टू गेट अ फ्रीडम टू वॉन्डर हर हियर एंड देयर, वो वॉन्डर करना चाहती है। 7 नंबर का क्वेश्चन, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? रेपुंजल की स्टोरी आपको पता है क्या? तो यस ऑब्वियसली, मैं आपको बताता, नहीं भी पता हो तो। रेपुंजल वॉज अ ब्यूटीफुल फेरी। रेपुंजल कौन है? एक ब्यूटीफुल फेरी है, मतलब परी है। शी हैड अ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, उसके मस्त की ब्यूटीफुल गोल्डन क्या है? हेयर है। हर मदर यूज टू द स्कॉल्डर, उसकी मम्मी फिर भी उसको क्या करती है? स्कॉल्ड करती है। सो टू गेट रीड ऑफ हर मदर स्कॉल्डिंग, उससे वो बचना चाहती है। शी लिव्ड लोनली इन द टॉवर, तो इसलिए वो कहाँ पे चली जाती है? टॉवर के पास चली जाती है और ऊपर बैठती है। लाइक दैट द सेम कंडीशन एमंडा वांटेड टू बी अ रेपुंजल, इसलिए एमंडा को भी ऐसा लगता है कि मैं भी क्या हो? रेपुंजल, मैं भी ताकि वहाँ पे जाके बैठूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर? वो गर्ल्स किसके लिए यार्न करती है? तो एमंडा यार्न फॉर टू परफेक्ट फ्रीडम, काय के लिए? फ्रीडम के लिए। शी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ इन हर ओन स्टाइल, वो अपनी जिंदगी खुद के स्टाइल में जीना चाहती है। शी डज नॉट लाइक टू बी इंस्ट्रक्टेड व्हाट टू डू और व्हाट इज नॉट,
उसे इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं है। ओके, रीड द लास्ट स्टांजा। डू यू थिंक एमंडा इज अ सल्किंग एंड इज मूडी? तो नो, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू बी लिसन द इंस्ट्रक्शन। वो मूडी नहीं है, लेकिन उसको लिसनिंग नहीं करना है। बस इस प्रकार से फ्रेंड ये पोएम हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। मॉरल ऑब्वियसली यही है, जब पेरेंट्स होते हैं तब उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, और जब नहीं होते तब हमारा इम्पोर्टेंस आ जाता है। बराबर, अभी है तो उसको बोदरिंग लगता है, इसलिए वो चाहते कि मैं अर्फन हूँ। बराबर, ये यहाँ का मॉरल है। और दूसरा मॉरल है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा नैगिंग मत करो, ओवर इंस्ट्रक्ट मत करो, और ओवर केयरिंग भी मत करो। उनको भी उनके कुछ क्या है राइट्स है, फ्रीडम दो उनको ज़रा थोड़ा सा, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट करें। अभी उनको, मैं बहुत सारी औरतों को देखता हूँ बच्चों के पीछे ऐसे डिश लेके घूमती है। मैंने मेरा लाइफ देखा फ्रेंड बचपन का। मेरी मम्मा क्या करती थी, ऐसे खाना बनाती थी और रख देती थी, और वो चली जाती थी काय में, खेत में काम करने के लिए। हम स्कूल से आते थे, ऑब्वियसली हमें जब हंगर हम होते थे तो ऑब्वियसली हम बराबर निकालते थे, बराबर खा के रख देते थे। लेकिन आजकल क्या है, पेरेंट मम्मियों को कुछ काम नहीं है। ऑब्वियसली हर एक मम्मी क्या है, अपने बच्चों के पीछे भागती है ये उसको खिलाने के लिए, और वो बच्चा आगे भागता है फिर भी उसको खिलाते रहती, मतलब उसको भूख नहीं है फिर भी देते रहती। तो ये थोड़ा सा बच्चों को कहा तो भी एक बोरिंग लगता है। बच्चों को क्या करो, उनके मन के अनुसार लो। बराबर, उनको थोड़ा सा क्या दो, फ्रीडम दो। जब उनको भूख लगेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, इसके बाद बात मत करो, ये मत कर। तो ये मतलब, इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि बच्चों को टोटली यानी फ्रीडम दे दो, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों की केयरिंग करते समय ओवर केयर तो नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान में आपको रखना है। यही मॉरल है फ्रेंड इस स्टोरी का, इस पोएम का। ओके, तो शायद मेरे हिसाब से आपको ये पोएम 100% समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ओके, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, ये पोएम आपको अच्छा लगे, मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वहाँ पे लाइक का बटन है वो जरूर दबाइएगा। थैंक यू, बाय, सी यू।